हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारी टीजीटी पीजीटी की 5वां लेक्चर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज 5वां लेक्चर है ताप प्रवणता के बारे में। ताप प्रवणता के बारे में हम समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूरी के अनुसार तापमान में परिवर्तन। ताप प्रवणता क्या होती है कि जितनी हम दूरी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे ही तापमान में परिवर्तन आता जाता है। अगर दूरी पास हो, दूरी कम होगी तो ताप प्रवणता में अलग परिवर्तन होगा, और दूरी अधिक होगी तो ताप प्रवणता में अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। जब समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है, जो हमारी जो समताप रेखाएं होती हैं, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि समताप रेखाएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 15 डिग्री की जो लाइन होती है वो समताप रेखा कहलाती है। तो जो समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो ताप प्रवणता कम होती जाती है। तो समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक होती है तब ताप प्रवणता कम होती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में अधिक होती है। जबकि दूरी कम है तो प्रवणता ज़्यादा होगी। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहना चाह रहा है कि जो हमारी समताप रेखाओं के बीच की दूरी है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कम है और साउथ हेमिस्फीयर में अधिक है। जब हम दूरी कम है तो ताप प्रवणता ज़्यादा होगी, और अगर दूरी ज़्यादा हो तो ताप प्रवणता कम। ताप प्रवणता की मतलब ये समझाना चाह रहा है कि दूरी अधिक तो ताप प्रवणता कम, और दूरी कम तो ताप प्रवणता ज़्यादा। इसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर में समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है तो समताप रेखाएं नियमित क्या होती हैं, दूरी अधिक है तो ताप प्रवणता कम हो जाएगी, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जल मात्रा अधिक है। जल की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर ताप प्रवणता कैसी होगी, कम होती है। यहाँ की रेखाएं नियमित होती हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर बीच की दूरी कम है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम है तो ताप प्रवणता ज़्यादा है, और समताप रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है तो ताप प्रवणता कम है। तो अगला है तापमान की विलोमता। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान भी बढ़ता जाता है, तापमान में भी वृद्धि होती जाती है, और जैसे जैसे घटती जाती है वैसे ही तापमान भी घटता जाता है। तो तापमान की विलोमता क्या होगी, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ता है और ऊंचाई घटने के साथ तापमान भी घटता है। तापीय व्युत्क्रमणता के लिए आवश्यक दशाएं। जो तापीय व्युत्क्रमणता के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उसके बारे में कौन कौन सी दशाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। नंबर पहला है शीतकालीन लंबी रातें। शीतकालीन लंबी रातों का मतलब क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणें, जो सूर्य है हमारा सूर्य है उससे आने वाली किरणें कैसी आती हैं, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं। कैसी आती हैं, लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में आती हैं, तथा दीर्घ तरंग के दैर्घ्य के रूप में पार्थिव विकिरण के रूप में ये वापस जाती हैं। दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में या पार्थिव विकिरण के रूप में ये किरणें वापस जाती हैं। सूर्य से जो आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य है वो परिवर्तित होकर पार्थिव विकिरण होकर दीर्घ तरंग दैर्घ्य के रूप में वापस जाती हैं। तो शीतकालीन लंबी रातें, शीतकाल के समय रातें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। तो ताप व्युत्क्रमणता कैसी होगी की दशा यहाँ पर बनती है। दूसरा है स्वच्छ आकाश, बादल रहित आकाश। वायुमंडल में बादल नहीं होंगे, अगर बादल छाए रहेंगे तो तापमान कैसा रहेगा, कम होगा।
अगर बादल नहीं छाए रहे होंगे तो तापमान ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से धरातल के निकट आर्द्र वायु की अनुपस्थिति, शुष्क वायु की उपस्थिति। धरातल के निकट आर्द्र वायु रहेगी तो तापमान कम रहेगा और शुष्क वायु रहेगी तो तापमान अधिक होगा। मंद पवन प्रवाह और शांत वायुमंडल। मंद धीरे धीरे पवन चलती रहेगी और शांत वायु वातावरण रहेगा, वायुमंडल रहेगा, तब भी तापक्रमणता ज़्यादा रहती है। हिमाच्छादित धरातल। तापीय व्युत्क्रमणता की ही दशा में कोहरा, कुहासा, ओस, पाला या तुषार, धूम, कोहरा, कुहासा का निर्माण होता है। इसी का निर्माण हिमाच्छादन, धरातल में हिमाच्छादन के कारण इन सब का निर्माण होता। आगे देखिए, हमारा अगला टॉपिक है वायुदाब प्रभावित करने वाले कारक और कोरियालिस बल। क्या होता है कोरियालिस बल और वायुदाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वायुदाब क्या है? किसी स्थान के एकांक क्षेत्र पर आरोपित वायुमंडलीय स्तंभ के भार को वायुदाब कहते हैं। किसी स्थान के एकांक क्षेत्र को, मतलब एकांत क्षेत्र हो और आरोपित वायुमंडल स्तंभ के भार को, वायुमंडल बिल्कुल साफ हो, शांत हो, को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब का मानक मान मध्य समुद्र तल पर, जो हम वायुदाब का मानक माप नापते हैं वह समुद्र तल से मापते हैं और उसको मापते हैं G1013.25 मिलीबार हमारा समुद्र तल से मिलीबार होता है। इसका मान कितना होता है? 1013.25 मिलीबार। यह मान पारा वायुदाब मापी के 760 किलोमीटर स्तंभ की ऊंचाई के तुल्य माना जाता है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमारे वायुदाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको हम देखते हैं। तापमान, सबसे पहला है तापमान। तापमान बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। जैसे जैसे हमारा तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब कम होता चला जाएगा। तो तापमान बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा तो वायुदाब कम होता जाएगा। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुदाब में कमी आती है। जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुदाब कम होता जाता है। तीसरा है जलवाष्प। वायुमंडल में अधिक जलवाष्प होने पर वायुदाब में कमी होती है। जहाँ पर अधिक जलवाष्प होगा वहाँ पर वायुदाब कम होगा, क्योंकि जलवाष्प वायु से हल्की होती है। जलवाष्प वायु से हल्की होने के कारण वायुदाब में क्या होता है? कमी आती है। अगला है गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान बढ़ने पर वायुदाब का मान बढ़ जाता है। किसका मान? जी का मान बढ़ने पर वायुदाब का मान भी बढ़ जाता है। इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण बल। अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ने पर, जब हमारा अपकेंद्रीय मान का बल बढ़ता है तो वायुमंडलीय वायुदाब का मान बढ़ता जाता है। अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ेगा। इसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अब अगला है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल को हमें अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का विक्षेपक बल उत्पन्न। कोरियालिस बल, देखिए क्या बताया हमने? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी का घूर्णन होता है, तो पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। जब हमारी पृथ्वी घूमेगी, घूर्णन करेगी, तो उस पर एक बल उत्पन्न होगा जिसे कहेंगे कोरियालिस बल। और इस कोरियालिस बल की खोज कोरियालिस महोदय ने की थी। उसी के नाम पर ये बल कोरियालिस बल इसका नाम पड़ा है। इसका नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ थे कोरियालिस महोदय, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब हमारा आता है फेरेल का नियम। फेरेल का नियम भी अक्सर पूछ लिया जाता परीक्षा में। तो कोरियालिस बल के प्रभाव से पवनों तथा जल धरातल की दिशा बताने वाले
नियम को फेरेल का नियम कहते हैं। किसे कहते हैं? जो कोरियलिस बल के प्रभाव से जो पवनें तथा जल की धाराएं, किसकी? पवनों तथा जल की धाराओं की जो दिशा बताते हैं, जो दिशा बताने वाले नियम होते हैं, उसी को कहते हैं फेरेल का नियम। किसकी दिशा बता रहा है? पवनों की और जल धाराओं की दिशा, उसी को हम कहेंगे फेरेल का नियम। तो इन दो नियमों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है स्टूडेंट्स। तो हमारा ये टॉपिक कैसा लगा पढ़कर ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। तो हमारा ये टॉपिक पसंद आया हो, पढ़कर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।